से, और मैं अधिक ना कहते हुए आशा करूंगा कि आपके शुभकामनाएं इस कॉन्क्लेव को मिलें, और आपके जो भी विचार हैं सर अबाउट वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, we would definitely want to hear that from you, and because that'll be a very enlightening session for all of us. Thank you, thanks a lot. I think मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? Yes, sir. Yes. Thank you. Welcome again. Thank you. Thank you. Yeah. नहीं आए, अब आए हैं बोलना. Thank you. Good afternoon to all of you. सबसे पहले मैं आपसे सॉरी फील करूंगा, क्षमा चाहूंगा. एक अर्जेंट मीटिंग में मैं था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉन्क्लेव इतनी देर से चल रही है, डिस्कशन वो बहुत फ्रूटफुल रही होगी, और आगे भी शिक्षा जगत में हर किसी को इसका लाभ मिलेगा. मैं सीधे, चूंकि मुझे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया है, तो मैं प्रयास करता हूं अपनी बात को 10 मिनट में कंप्लीट करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके विचार हम भी सुनेंगे और बाकियों को भी उसका मिलेगा. नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 देश के सामने है. हम सब उसका अध्ययन कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं. तो एक प्रोसेस है. पुरानी एजुकेशन पॉलिसी 1986, वो भी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट था. एनसीएफ 2005 2005 का एनसीएफ, वो भी वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट था. उसको भी हम सब ने पढ़ा है, जाना है और लागू करने का प्रयास किया. कुछ भी प्रारंभ करने के पहले मैं बस एक ही बात कहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स बनते रहते हैं, पॉलिसीज बनती रहती है, संविधान बनते रहते हैं. महत्वपूर्ण होता है हम कितना जमीन पर उतार पाते हैं, कितना लागू कर पाते हैं. जितनी भी कॉन्क्लेव आज हम बात कर रहे हैं और करेंगे, इसका असली बेनिफिट होगा कि इनमें से जो आउटकम निकलता है, जो बातें कितनी हम जमीन पर ले जा पाते हैं. वो ऐसे ही कि जैसे एक सामान्य शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है, उसका पढ़ाना और बच्चों का कैरेक्टर में उतरना दोनों डिफरेंट होता है. चैलेंज यही है एजुकेशन पॉलिसी का, कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना है, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो भी रूल्स बनते हैं, वो जमीन पर उतरे, इम्प्लीमेंट हो और बच्चों के कैरेक्टर लेवल तक जाए, बच्चों की हैबिट तक जाए, बच्चों की स्किलिंग तक जाए. ये बड़ा चैलेंज है. मैं इसलिए इस बात को पहले कर रहा हूं क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में क्या है तो सबको पता चल चुका है, बट वो पॉलिसी कैसे उतरेगी जमीन पर, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की. जैसे आज आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, मंत्रालय कर रहा है, डिफरेंट टीचर्स, प्रिंसिपल्स, गार्जियंस कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं. बहुत बड़ी जरूरत है अवेयरनेस की, कि लेट इस देश के अंतिम पायदान तक पहुंचे व्यक्ति को ये पता चले कि एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है और कैसे लागू होगा. दूसरा, अवेयरनेस के साथ साथ लोग कन्विंस हो इस चीज को लेकर के कि जो पॉलिसी है उनके हित के लिए है, उनके बच्चों के लिए है, देश के लिए, विकास के लिए. तो हमको कन्विंस करना पड़ेगा. अवेयरनेस में हमको उन्हें करना पड़ेगा कि इसके लिए आप तैयार रहें और इसके ये बेनिफिट्स हैं. गवर्नमेंट मशीनरीज अपना काम करेंगी. एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल हमें अपना काम करना. गवर्नमेंट जो मशीनरी होती है वो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं इमरजेंट सिचुएशन में. अल्टीमेटली लागू करना टीचर का, प्रिंसिपल का और पेरेंट का काम है, कि घर में कैसा एटमॉस्फेयर पेरेंट देंगे, स्कूल में कैसी लर्निंग प्रोसेस स्कूल देगा, और जो हमारा सेटअप है किस तरीके से बच्चों में इनकलकेट कर पाएगा. ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी टीचर, प्रिंसिपल और पेरेंट्स की आती है. तो मैं सबसे पहले ये निवेदन करूंगा जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ हैं और जो यहाँ श्रोतागण हैं जो सुन रहे हैं, कि एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है. पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो आज तक लागू नहीं हो पाई. चैलेंज यही रहा कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी तक लागू हो पाई. मैं इस फोरम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने सीबीएसई स्कूलों के मोर देन 15,000 प्रिंसिपल से फेस टू फेस इंटरेक्ट किया है डिफरेंट सेमिनार्स में. और जब मैं ये प्रश्न पूछता था कि लास्ट 1986 की एजुकेशन पॉलिसी किसने पढ़ी है, 2005 किन लोगों ने रीड किया है सब्जेक्ट वाइज, कैन यू इमेजिन, लेस देन 1% लोग हाथ उठाते थे. कहने का मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो लागू कैसे करेंगे. हम बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं,
लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम जानेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो मेरा पहला निवेदन यह है कि एजुकेशन पॉलिसी हम रीड करें, समझें, कस्टमाइज करें अपने स्कूल के अकॉर्डिंग और बच्चों तक ले करके जाएं। ये एक जरूरी चीज है जिसमें आपका सहयोग, अवेयरनेस, गवर्नमेंट का सहयोग और पब्लिक जितनी है उसको हम जब तक साथ नहीं लेंगे, ये चीजें जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचेंगे। जहां तक एजुकेशन पॉलिसी की बात है, एजुकेशन पॉलिसी शुरू से लेकर के लास्ट तक 58 to 62 पेज की ये पॉलिसी है और ये पॉलिसी आपको हर तरह के क्षेत्रों में सजेस्ट करती है। ये स्टार्ट करती है अर्ली चाइल्डहुड केयर से। भारत में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां तो तब भी नर्सरी में बच्चों का एडमिशन होता था, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां एडमिशन क्लास 1 में होता था। क्लास 1 मीन्स 6 साल से बड़ा बच्चा, जबकि रिसर्च कहती है कि 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच बच्चों का मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। तो 3 से 6 वर्ष के मोर देन 90% बच्चे इस देश के वंचित रहते थे अर्ली चाइल्डहुड केयर से। अर्ली चाइल्डहुड केयर के इस कॉन्सेप्ट को गवर्नमेंट ने इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ईमानदारी से रखा है और पूरी योजना बनाई है कि किस तरीके से 3 से 6 वर्ष के बच्चे, क्लास में जो बच्चे नहीं पहुंच पाते थे उनको अब स्कूल कॉम्प्लेक्स के थ्रू, आंगनवाड़ी के थ्रू, स्कूलेज में एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उनके थ्रू हम कैसे लेकर के आए जिससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी विकास उस निर्धारित तरीके से हो सके जो बाकी देशों में, बाकी समाज में होता है। क्योंकि 3 से 6 वर्ष का बच्चा अगर आपने मिस कर दिया और स्कूल तक नहीं लाए तो उसकी हैबिट्स, उसकी स्किल्स, उसका माइंडसेट, उसका डेवलपमेंट मिस होगा। ये पॉलिसी ये भी कहती है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है, तो बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जिनको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलने से वो मंदबुद्धि हो जाते हैं। ये पॉलिसी इस पर विचार करती है और कहती है कि हमें अपने ऐसे बच्चों को पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस डाइट जो भी है उन्हें जरूर प्रोवाइड करना है जिससे उनका विकास हो सके। जैसे एक पौधा है, अगर जमीन में उसको खाद पानी प्रकाश नहीं देंगे सूख जाएगा। वैसे बच्चे हैं, अगर आप बचपन नहीं सुधारेंगे, नहीं टैप करेंगे तो बच्चों को, आपको, आपके देश एक अच्छे नागरिक जो स्वस्थ हो, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक रूप से कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप कर चुके हो, आपको नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी ये दूसरी महत्वपूर्ण बात करती है कि अपने इन छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे न्यूट्रिशियस डाइट तक लेकर के जाएं। ये पॉलिसी बेसिकली करिकुलम रिफॉर्म की बात करती है, पेडागोजिकल रिफॉर्म की बात करती है और फ्लेक्सिबिलिटी देती है टीचर्स को और बच्चों को कि किस तरीके से नए सेटअप में बच्चे पढ़ सकें। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊं तो पेडागोजिकल रिफॉर्म या करिकुलर रिफॉर्म के तहत ये पॉलिसी कहती है कि कैसे हम अपने सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटीग्रेट करें, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को आर्ट से इंटीग्रेट करें, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स से इंटीग्रेट करें, कैसे हम अपने सब्जेक्ट को कल्चर से, ज्योग्राफी से इंटीग्रेट करें। क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप सब ने बचपन में शिक्षा प्राप्त की है, 50 टीचर आपकी जिंदगी में आए होंगे, कोई एक टीचर बहुत अच्छा होगा जो आज तक आपको याद आता होगा, बाकी आपके दिमाग में भी नहीं आते होंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ाने का अंदाज, आपसे अफेक्शन, उसकी पेडागोजी, उसका कहानी सुनाने का अंदाज एकदम अलग रहा होगा। तो छोटे छोटे बच्चों को सिखाना हमारा उद्देश्य है। सिखाना इसलिए क्योंकि सीख करके उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। बड़ी बहुत सामान्य सी बात मैं कह रहा हूं कि शिक्षा के द्वारा, शिक्षण पद्धतियों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास करना हमारा कार्य है। यही शिक्षा करती है और इसी से कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप होती है, इसी से एक अच्छा इंसान बनता है। जब आप बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास के लिए एक अच्छा वातावरण देंगे तो एक अच्छा सिटीजन बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा। और यही एजुकेशन पॉलिसी का एम है। एजुकेशन पॉलिसी अपने पहले पृष्ठ पर कहती है, फर्स्ट पेज पर ये एम्फेसिस देती है, अल्टीमेटली एजुकेशन का एम
एक अच्छे इंसान का निर्माण, और इससे किसी को कोई संदेह नहीं। रोजगार प्राप्त करना उसके बाद आता है उस बच्चे के लिए। तो मैं फिर इस बात को आ रहा हूं कि पॉलिसी जो तीसरी महत्वपूर्ण बात करती है पेडागोजिकल रिफॉर्म की, करिकुलर रिफॉर्म की, कि टीचर स्टोरी टेलिंग के थ्रू, आर्ट इंटीग्रेशन के थ्रू, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू किस तरीके से कक्षा के वातावरण को, क्लासरूम एनवायरनमेंट को इंटरेस्टिंग बनाए, जॉयफुल बनाए। ऐसा ना हो कि बच्चे सवेरे जबरदस्ती उठ करके आ रहे हैं और 8 घंटे क्लास में पनिशमेंट टाइप का मिल रहा है और वापस चले जाए। हमें और आपको अगर इसी वेबिनार में 8 घंटे बोलने कह दिया जाए तो कैसा लगेगा? बच्चों के साथ प्रतिदिन यही होता है। आप इमेजिन करिए कि आपका छोटा सा बच्चा एवरीडे 8 आवर क्लासरूम में बैठता था। अगर उसकी क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी, टीचर डिक्टेटर होगा, टीचर वन वे टीचिंग करेगा, क्लासेस पार्टिसिपेटरी नहीं होंगी, क्लासेस में कोई एक्टिविटी प्रोजेक्ट नहीं होगा, कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग नहीं होगी उस क्लास में, कोई आर्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, जॉयफुल नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, तो ज्ञान उन बच्चों के लिए सजा हो जाती है और इसीलिए वो रट लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, लेकिन जीवन और समाज में एक अच्छे नागरिक मुश्किल से बन पाते हैं। बड़े होते हैं तो क्रम्बल करते हैं, अपना भी जीवन, अपने परिवार के जीवन को भी तनाव में डालते हैं, और ये हमारे आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है। ये पॉलिसी ये जिम्मेदारी देती है एजुकेशन वर्ल्ड को, टीचर को, प्रिंसिपल को, पेरेंट को, कि आप कैसे उन बच्चों के साथ अलग पेडागॉजी, अलग करिकुलम के साथ उन जॉयफुल तरीके से धीरे धीरे विकसित करें, जिससे एक अच्छा सिटीजन आपको मिल सके। पॉलिसी बहुत खूबसूरत अंदाज में लिबर्टी दे देती है इस बार। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सब्जेक्ट चॉइस की जो छूट इस पॉलिसी में पहले रही हो। कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। एक जमाना था जब साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम होती थी, कॉमर्स होती थी और बच्चों को मजबूरी में पढ़ना पड़ता था। एक बच्चे को फिजिक्स आती है और उसको हिंदी भी आती, दोनों पढ़ सकता है, उसको फिजिक्स आती है और उसको आर्ट लेना, दोनों कर सकता है। यह पॉलिसी एक चौथा रिफॉर्म करती है कि देयर विल बी नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। बच्चे अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले सकेंगे। हालांकि प्रैक्टिकली लागू करने में प्रिंसिपल और टीचर का सहयोग होगा, इसमें बास्केट बनानी पड़ेगी उनको, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती है, एक्स्ट्रा क्लासरूम, एक्स्ट्रा टीचर, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, लेकिन हमने सारे स्कूलों से निवेदन किया है कि जितना मैक्सिमम हो सके बेनिफिट बच्चों को दिया जाए, जिससे वो अपने चॉइस के विषय पढ़ सके और कर सके। ये पॉलिसी पहले का, देखिए आज तक का जो हमारा क्लासरूम है वो बात करता कंटेंट की, ये पॉलिसी बात करती है कॉम्पिटेंसी की। शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब हर गार्जियन, हर बच्चे, हर टीचर को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा कॉम्पिटेंट है या आपका बच्चा सिर्फ कंटेंट मास्टर है, उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने रट लिया है, या वो कॉम्पिटेंट हो गया है। इट मे बी कि 100 में 100 नंबर लाने वाला बच्चा इनकॉम्पिटेंट हो, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल ना हो। इट मे बी कि 100 में 100 नंबर लाने वाले बच्चा कोलैबोरेटिव ना हो। 100 में 100 नंबर लाने वाले बच्चा जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए तो डिसीजन ना ले पाए, क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास ना हो सकता है बच्चा आइसोलेशन में रहता, कोलैबोरेटिव थिंकिंग उसमें ना हो, टीम वर्क में ना हो। ऐसा बच्चा जिसमें ये स्किल नहीं होंगी, वो ना आप उसको, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ना देश के लिए। जिस बच्चे में सोशल स्किल नहीं होगी, कम्युनिकेटिव स्किल नहीं, एटीट्यूड बिहेवियर नहीं होगा, जिस बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, जिस बच्चे में टीम वर्क नहीं होगा, जिस बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर लाने के बाद भी ना अपने जीवन को अच्छा रख पाएगा और ना ही देश के काम आएगा। ये पॉलिसी बड़े खूबसूरत अंदाज में कहती है कि हमें कंटेंट से कॉम्पिटेंसी पे शिफ्ट करना है। 40 मिनट की क्लास में अगर 40 मिनट्स में कोई टीचर क्लास ले रहा है, उस टीचर को लर्निंग आउटकम पता करना आना ही चाहिए कि जो उसने 40 मिनट टीच किया है उससे लर्निंग आउटकम क्या निकला, वेदर बच्चों की लर्निंग हुई या नहीं हुई। सिमिलरली ये पॉलिसी जो है बहुत अच्छे तरीके से ये डिमांड करती है कि किस तरीके से हम वोकेशनल एजुकेशन को लेकर के आए। आप 5 या 6 विषय पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ
एक वोकेशनल सब्जेक्ट बच्चा कंपलसरी वे में कैसे पढ़े। अभी क्या होता है कि सारे गार्जियन, सारे पेरेंट्स, सारे स्कूल का पूरा थ्रस्ट 5 to 7 सब्जेक्ट्स पे है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए एक चीज हम सबको माननी चाहिए, जो मैं फिर इस फोरम के माध्यम से डिस्कस करना चाहूंगा और इस चीज को बताना भी चाहूंगा, और मैं हर जगह इस चीज को कहता हूं कि जब भी हम कोई बात कर रहे हो तो हमें ये पता लगे कि हमारा धरातल का हम किस स्टेज पे हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। 2009 की पीसा की टेस्टिंग में हमारा देश 74 में 72 नंबर पर आया था। तो आपके पास इंटरनेशनल रिजल्ट सामने है। लास्ट कुछ समय पहले की रिजल्ट आया था, रिपोर्ट आई थी, एसर की रिपोर्ट में कहा गया था 85% बच्चे हमारे कॉलेजेस से निकलने वाले 85% बच्चे एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करें, उनके हेड से बात करें, वो भी यही बोलते हैं कि आजकल जो इंजीनियर आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जो आपके स्किल वर्कर आ रहे हैं, वो रोजगार के लिए कैपेबल ही नहीं है, उनमें लीडरशिप नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कन्विंसिंग पावर नहीं है, वो सिर्फ रोजगार प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। तो रिपोर्ट हमारे और आपके सामने है। और ये भी कि इंपॉर्टेंट कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी तरफ हम उठा के देखते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो सिंगापुर हो, हम उनकी तरफ आंख उठा के देखते हैं कि हमसे बेहतर स्थिति में है। उनकी जीडीपी, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी एजुकेशन, उनका प्रॉस्पेरिटी हमसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? वहां के लोग उसको प्रॉस्पर बनाए हैं। जैसे लोग होंगे वैसा देश बनेगा। कैसे लोग होंगे? जिसमें आपके एजुकेशन सेटअप जैसे लोगों को तैयार करेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश को बनाने में उसके लोगों का योगदान होता है। ईश्वर ने आके नहीं बना दिया सिंगापुर को, फिनलैंड को, यूके को, अमेरिका को, वहां के लोगों ने खड़ा किया है। और उन्हीं लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। आप जैसे सिटीजन बनाएंगे वैसा देश आगे बढ़ेगा। इन देशों में मोर देन 60% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में जाते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, अपना बिजनेस शुरू करते हैं, अपना जॉब शुरू करते हैं। उनकी स्किल होती है, उनकी हॉबी होती है, इज्जतदार तरीके से काम करते हैं। वहां लेबर को वैल्यू है, पैसा भी उनको ज्यादा मिलता है। वहां ऐसा नहीं है कि अगर कारपेंटर है तो उसको सब स्टैंडर्ड माना जाए। ये एजुकेशन पॉलिसी इन दोनों विषयों पर विचार करती है कि हमें अपने बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी है, स्किल सब्जेक्ट उठाना है। वो चाहे तो उसमें रोजगार में आगे जाए और चाहे तो उसको छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाए। लेकिन अगर आपका बच्चा वोकेशनल एजुकेशन ले चुका होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ चुका होगा, तो एटलीस्ट वो लेबर को इज्जत करेगा, उस लेबर को जरूरत पड़ने पर उसको पूरी सैलरी देगा, पूरा पैसा देगा, उसको डिग्रेड नहीं करेगा। इसलिए पॉलिसी बात करती है कि हम वोकेशनल एजुकेशन किस तरीके से लेकर के आए। और स्कूलों का योगदान और पेरेंट्स का योगदान ज्यादा है, क्योंकि आपको उनको कन्विंस करना होगा, अवेयर करना होगा, पॉलिसी को उनके घर तक ले जाना होगा। आपको मानना पड़ेगा कि ये चीजें जरूरी हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र 10-15% से ज्यादा को नौकरी नहीं दे सकता, अल्टीमेट करना खुद ही है। और 40 करोड़ लोग इस देश में, 40 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपना स्किल नहीं है, अपना धन नहीं है, अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे, वातावरण नहीं बन पा रहा है। ऐसे लोगों को टाइप करके ले आना चाहिए। पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट बात करती है कि वोकेशनलाइजेशन को कैसे बढ़ाएं, और बढ़ाने का एक ही तरीका है, आप पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल्स को अवेयर करें, अपने अपने स्कूलों में वोकेशनल एजुकेशन की लैब्स बनाएं, बच्चों को मोटिवेट करें कि वो सीखें, उनमें इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वोकेशनल से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और उससे हायर एजुकेशन की चीजों को और एक्सप्लोर करें, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होकर के आए। लेबर डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेबर लॉज का अच्छे से पालन किया जाए, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको उसका पूरा हक मिले, जिससे ऐसा ना हो कि हम उसको मजदूर की तरह ट्रीट करें। और ये पॉलिसी इन सब पर विचार करती है कि हम किस प्रकार से वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करके आगे ले आए। लैंग्वेज की बात करती है। शुरू में थोड़ा सा विवाद की बातें शुरू हो गई, बहुत सारी डिबेट शुरू हो गई कि पॉलिसी मदर टंग में, मातृभाषा में बात करती है, जिन एक ही स्कूल में कई मातृभाषा के लोग हो सकते हैं, वो कैसे पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें। मेरा सिंपल ये कहना है कि पॉलिसी आपसे बड़े साफ अंदाज में कहती है कि जो बच्चा अपनी माँ से जिस भाषा में बात कर रहा है,
अपने दोस्तों से जिस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करता है, अपने स्कूल के वातावरण में जिस भाषा में रहता है, उसमें सीखना आसान होता है और साइंटिफिक भी होता है। मदर टंग में बच्चा बात करता है, लेकिन मदर टंग में अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो सोचेगा दूसरी भाषा में, फिर उसको अनुवाद करेगा, उसके बाद जमीन पर उतारेगा। इसलिए ये रेकमेंड किया गया कि एटलीस्ट क्लास 8th तक, नहीं तो मिनिमम 5th तक, एंड प्रयास करके क्लास 8th तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जिसकी मातृभाषा हिंदी है वो हिंदी माध्यम में पढ़ेगा। एक विषय होगा, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी हटा दी जाएगी, या दूसरा विषय तमिल मातृभाषा का बच्चा तमिल में पढ़ेगा और बाकी विषयों को उस माध्यम में पढ़ेगा। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, एज फार एज पॉसिबल है। और जब प्रिंसिपल और टीचर प्रयास करेंगे कि हम इस चीज को लागू करें तो 99% सफलता उन्हें मिलेगी। दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऐसे हैं जो मदर टंग में क्लास 5th तक एजुकेशन दे रहे हैं, 5वीं तक की शिक्षा दे रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ी बात ये पॉलिसी कहती है कि फॉर्मूले को हम कैसे लेके आए, और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि मदर टंग में सीखना, सोचना, बोलना बच्चों को क्रिएटिव बनाता है, इनोवेटिव बनाता है, कॉम्पिटेंट बनाता है, और इससे उनका जो मानसिक विकास होता है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। ये एजुकेशन पॉलिसी जो है, सिलेबस की जगह, सिलेबस कवर करने की जगह, अभी तक क्या थ्रस्ट रहता था कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें और असेसमेंट हम अपना करें। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में नॉर्मली हम लोग एक एग्जाम लेते हैं बोर्ड का, एजुकेशन पॉलिसी लिबर्टी दे रही है, अभी उसकी डिटेलिंग हो रही है। अभी बच्चे का असेसमेंट साल भर में एक बार होता है, हम पूरे वर्ष भर पढ़ाते हैं, लर्न कराते हैं, 3 घंटे के एक टेस्टिंग में अगर बच्चे ने खराब प्रदर्शन किया तो हम जिंदगी भर का एक स्टिग्मा लगा देते हैं कि यही उसका असेसमेंट। स्कूल, उसके टीचर, उसके प्रिंसिपल, उसके कलीग, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, उसके फैमिली के लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेते हैं असेसमेंट। ये निहायत गलत तरीका है। असेसमेंट 3 घंटे का नहीं हो सकता, असेसमेंट राउंड द क्लॉक होता है। सोसाइटी का असेसमेंट, पीयर ग्रुप का असेसमेंट, टीचर का असेसमेंट, पेरेंट का असेसमेंट, हर लेवल पे है। ये पॉलिसी कह रही है कि 360 डिग्री रिव्यू असेसमेंट होना चाहिए। 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब है बच्चे को स्कूल भी असेस करेगा, बच्चे को उसका पीयर, उसके दोस्त भी असेस करेंगे, और बच्चा खुद भी अपना असेसमेंट करेगा। ये भी आसान तरीका नहीं है। इसके लिए प्रिंसिपल को, टीचर को एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के, पैकेज बना के शुरू करना होगा। पेन पेपर टेस्ट लेना, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती, आधे घंटे में पेन पेपर बनाओ, टेस्ट कर लो। लेकिन वो कंटेंट नॉलेज है, वो रोट लर्निंग है, उसका उसके जीवन में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। ज्ञान जरूरी है, लेकिन आज इस दुनिया में उस ज्ञान का उपयोग ज्यादा जरूरी हो गया है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉलेज बहुत जरूरी है, लेकिन आज इस 21st सेंचुरी में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज की एप्लीकेशन, कि जो ज्ञान आपने क्लास में दिया उसकी एप्लीकेशन बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, यूज कर पा रहा है कि नहीं। और इसका उत्तर ना में मिलता है। बड़े से बड़े स्कूलों से, प्रिंसिपल से, पेरेंट्स से हम बात करते हैं और देखते हैं, आपने क्लासरूम में ट्रैफिक रूल सिखाया लेकिन बच्चा रोड पर पालन नहीं करता। क्लासरूम में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी सिखाई, घर में नहीं करता। क्लासरूम में सिखाया बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, घर में नहीं होता। हमने क्लासरूम में सिखाया कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना चाहिए, घर में सड़क पे नहीं होता। हम बच्चों को सिखाते इक्वलिटी को लेके आओ, गरीबों की मदद करो, मजदूरों का भी सम्मान करो, सैनिकों का भी सम्मान करो, अध्यापकों का रेस्पेक्ट करो, नहीं होता। जितनी चीजें हम सिखाते हैं जो पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए वो नहीं होता। होता क्या है, रटने वाली चीज, हाँ 100 में 100 मिल जाएगा, ज्ञान मिल गया। तो जीवन में ज्ञान से ज्यादा महत्व का उपयोग है। जब आपको एक पोजीशन मिल जाती है, क्या आप देश का ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं जो देश को गलत दिशा में लेकर के जाए? क्या एक ऐसा राष्ट्रपति चाहते हैं जो गलत दिशा में लेकर के जाए? एक ऐसा डॉक्टर चाहते हैं जो ऑपरेशन थिएटर में गलत कार्य करे? एक ऐसा इंजीनियर चाहते हैं जिसकी बनाया हुआ ब्रिज गिर जाए, टूट जाए? एक ऐसा साइंटिस्ट चाहते हैं जो अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रक्टिव लेकर? क्या ऐसा बच्चा चाहते हैं एज ए पेरेंट?
क्या आप एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जो आपको सम्मान न दे और गलत कार्य करे और जब आपको जरूरत हो आपको घर से निकाल दे? लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं। तो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, लीडर्स बन रहे हैं, आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अच्छे इंसान जिनकी जरूरत है उनकी संख्या उंगलियों पर है। जब आप सड़क पर निकलते हैं तो आपको खराब लगता है कि पीछे वाला हॉर्न क्यों बजा रहा है, ऑटो वाला या कार वाला कचरा जमीन पर क्यों फेंक दे रहा है, थूक क्यों दे रहा है, गलत कार्य क्यों कर दे रहा है। आपको बुरा लगता है जब किसी दफ्तर में जाता है और आपका काम नहीं होता। इवन हमारे टीचर और प्रिंसिपल अगर सीबीएसई दफ्तर आते और हम ठीक से बिहेव ना करें, उन्हें कितना खराब लगता होगा। अल्टीमेटली पोजीशन मिलने के बाद जरूरत होती है एक इंसान की, ह्यूमन बीइंग की, जो कॉम्पिटेंट हो, जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो, जो कर्टियस हो, ऑनेस्ट हो, प्यार से बात करे, हेल्पफुल हो और मदद कर दे। ये चीजें मिसिंग है एजुकेशन में, ये चीजें बिल्कुल मिसिंग है। ये एजुकेशन पॉलिसी इसकी बात करती है और इसीलिए कहती है कि असेसमेंट, जो एग्जामिनेशन है उसको बदलो। बच्चे को जब असेस करोगे, रोट लर्निंग असेस करोगे, तो बच्चा सोचेगा असेसमेंट का यही इंपॉर्टेंट तरीका। लेकिन जब बच्चे को असेस करोगे तो आपका बिहेवियर भी असेस हो रहा है, आपकी टीम वर्क भी असेस हो रहा है, इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन भी असेस हो रहा है, बिजली, पानी या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनसे बच्चा कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी असेस हो रहा है, जूनियर से, सीनियर से, फ्रेंड से, टीचर से बिहेवियर भी असेस हो रहा है। बच्चा खेल रहा है, फिजिकली एक्सप्लोर कर रहा है, वो भी असेस हो रहा है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन लैब में, क्लासरूम में बच्चा कर रहा है, वो भी असेस हो रहा है। जब मल्टी डायमेंशनल असेसमेंट होगा तो बच्चे अपने को बनाएंगे, और नहीं होगा तो आपको क्लासरूम में रूट लर्निंग पे शिफ्ट कर देंगे। ये पॉलिसी ये भी बात करती है कि हम किस तरीके से क्लासरूम असेसमेंट करें जिससे 360 डिग्री रिव्यू। पॉलिसी बहुत सारी बातें करती है, एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, स्किल की बात करती है, हायर एजुकेशन की बात करती है, इवन जो एडल्ट एजुकेशन है पॉलिसी उनकी भी बात करती है। पॉलिसी ये भी बात करती है कि किस तरीके बच्चों में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा जाए, साइंटिस्ट कैसे देश को बनाया जाए। मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा मैंने आपको बताने का प्रयास किया, आपको ऑलरेडी पता था, आप पढ़ चुके हैं। असली चीज है इसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पेरेंट्स और टीचर्स का है। पेरेंट्स एक बेहतर इंसान की डिमांड करेंगे और स्कूल हैंड होल्ड करेगा तो देश को अच्छे सिटीजन मिलेंगे जो कॉम्पिटेंट होंगे, स्किल्ड होंगे और आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। अन्यथा जितने देर करेंगे ये 40 करोड़ की गरीबी उतना ही बढ़ती जाएगी। 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था। हम लोग बचपन में, आज से 30 साल पुरानी बात, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। मुझे याद है क्लास 3rd या 4th एक छोटा सा 5 लाइन का निबंध लिखने के लिए मुझे कहा गया था। मैं 4वीं में था, क्लास 4th की या 3rd की, कि देश की 5 प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार लिखिए। क्लास 4th 80s की बात है, 80s के शुरू की बात है। आई थिंक ये घटना होगी 84, 83 की, 82 की। देश की 5 प्रमुख समस्याएं लिखिए। मुझे रटाया गया था, टीचर ने पहले ही बताया था और हमने लिखा था। क्या लिखा था? पहली समस्या गरीबी, दूसरी बेरोजगारी, तीसरी अशिक्षा, चौथी हिंसा या आतंकवाद और 5वीं भ्रष्टाचार। ये 5 समस्याएं अभी भी देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। और अगर ये हैं तो इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, सिर्फ सरकार नहीं। सरकार डॉक्यूमेंट देती है, पॉलिसी देती है, इंप्लीमेंट नागरिकों को करना है। तो लेट अस, हम अपना हाथ जोड़ें, हैंड होल्ड करें, एक दूसरे से बढ़ें और पॉलिसी को जमीन पर उतारें। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में जितने भी टीचर्स, प्रिंसिपल, एजुकेशनिस्ट, सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके सेमिनार की सफलता तब जब स्कूल इसको करना शुरू कर दे। इसलिए स्कूलों तक जाइए, घर तक जाइए, अवेयरनेस फैलाइए और चेक करिए आउटकम की ये चीजें कितनी हो रही हैं। नहीं तो बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, पॉलिसीज बनती रहेंगी, अगली पॉलिसी फिर 10 साल या 20 साल बाद आएगी। ऐसे ही फिर कोई बच्चा होगा या कोई भी आदमी होगा, सेमिनार करेगा और बोलेगा इससे दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, हमने सारा सुधार अब इसी में कर देना, और फिर 20 साल बाद यही चर्चा करेंगे।
इसलिए कह रहे हैं कि 70 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो चुका है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नागरिकता के में जो होना चाहिए वो हम मिल करके नहीं कर पाए। ऐसा नहीं देश बढ़ा है, इलिटरेसी से लिटरेट हो गए। एक समय था जब आप एक साइकिल नहीं खरीद पाते थे, आज एक आम इंसान भी कार खरीद लेता है। चीजें बढ़ी हैं, देश ने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन जब आप कंपेयर करें पूरे लेवल पे कहां की स्थिति है, तो आपके पास मैंने 2 रिपोर्ट शेयर की हैं, चाहे वो पीसा की हो, चाहे एसर की हो, या कंपनीज की हो। यहीं पर अपनी बात को विराम देते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए, एक बार मैं ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद दूंगा, थैंक्स करूंगा। थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे अवसर दिया बात करने का। आप सारे लोग जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन आप सब कैपेबल लोग हैं, पिलर्स हैं, लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं। आप हाथ उठाएंगे, आप हाथ बढ़ाएंगे तो चीजें जमीन तक पहुंचेंगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Mr. Anurag. So nice to hear you. बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने बहुत संक्षेप में नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का वो समराइज कर दिए, बहुत अच्छा लगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी बना हुआ है, हर जगह विस्तारित से उन्होंने नज़र डाली है ताकि देश आगे तरक्की करें, देश के बच्चे होनहार हो और अगली पीढ़ी देश को और आगे लेके जाए और शक्तिशाली बने देश। इसलिए पहले बच्चे शक्तिशाली हो तब देश शक्तिशाली होगी, और बच्चे शक्तिशाली होने के लिए पेरेंट्स को कुछ सोचना पड़ेगा, सबको हाथ मिलाना पड़ेगा। Everyone shoulder must go into the wheel to ensure that this NEP becomes a success and it is implemented. अभी ये चर्चा में होगी, is it implementable? पहले ये सोचा जाए। And if all of us agree that yes, it is implementable, then let's immediately take the step forward and implement it. हाँ जी, yes, Mr. Anurag, please. देखिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज, चूंकि आपने मुझे मोटिवेट कर दिया, इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। बताइए। नेपोलियन सिकंदर जब विश्व विजय पर निकला था, तो उसके सामने एक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आई थी, उसका नाम है अल्पस। हम सब लोग अल्पस पास को जानते हैं। अपने सैनिकों के साथ जब उस पहाड़ की श्रृंखला को पार करने के लिए वहां तक पहुंचता है, विशाल पर्वत श्रृंखला थी, तो एक बुढ़िया वहां मिलती है, ओल्ड लेडी, और उसको रोकती है कि तुम क्या करने जा रहे हो। बोला मुझे इसको पार करके विश्व विजय के लिए निकलना है। बोली क्या पागल हो, जो भी श्रृंखला को पार के आगे गया कभी वापस नहीं आया है, असंभव कार्य है, खुद भी मरो और अपने हजारों लाखों सैनिकों को भी मारोगे। नेपोलियन के गले में एक माला थी, उठा के उस बूढ़ी लेडी के गले में डाल देता है, मुस्कुराता है। धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया कि जो काम आज तक कोई नहीं कर सका है वो कार्य मैं करने जा रहा हूं और मैं लौट के आऊंगा। और नेपोलियन विश्व विजय कर जीत करके वापस लौटता है। कोई भी चीज असंभव नहीं है, सिर्फ विल पावर होनी चाहिए, नथिंग इम्पॉसिबल। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार एक दिन में नहीं किया था, लेकिन हारे नहीं थे। दुनिया में जितनी चीजें हमारे और आपके सामने हैं, आसानी से नहीं आई, चुनौतियां बहुत बड़ी होती हैं। जो भी रेस में गोल्ड मेडल लेता ओलंपिक्स में, आसान नहीं होता, उसके सामने दूसरा लक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता है। इस दुनिया में 1 रुपया भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, एक सफलता भी बिना मेहनत के नहीं मिलती। कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। सफलताओं से दुनिया भरी पड़ी है। कई बार हम हार जाते हैं। सफल लोग, टॉप लोग वहां से शुरुआत कर जहां बाकी लोग यात्रा छोड़ देते हैं। जहां लोग छोड़ देते हैं वहीं से सक्सेसफुल लोग स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये कहना है इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। और ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें भी सिखाया गया है। एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाइयां होंगी या जो भी होंगी, हमें उसको देखना और लागू करना है। देश का संविधान जब बन रहा था, अरुण जी, जब देश का संविधान बन रहा था, बाबा भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति को देख रहे थे, जिन्होंने
कितने सारे देशों के संविधान की अच्छी चीजों को जोड़ते हुए आपके देश को एक संविधान दिया है। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आपके इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब ये संविधान बन रहा था, विधानसभा में खड़े होकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक स्टेटमेंट दिया था जो राइटिंग में है, मैं कोट कर रहा हूं, कि अगर देश के नागरिक लायक और अच्छे होंगे, कैपेबल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, तो इस संविधान में कोई कमियां भी होंगी तो भी उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर देश के नागरिक अच्छे नहीं हो, लायक नहीं होंगे, अच्छे से अच्छा संविधान में बेकार हो जाएगा। कोई भी पॉलिसी अगर उसको लागू करने के लिए जील होगी, पैशन होगा, जुनून होगा, विल पावर होगी, तो छोटी मोटी कमियां दूर हो जाएंगी, अच्छाइयां हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम उसके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो अच्छी से अच्छी पॉलिसी और डॉक्यूमेंट रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। हम लीडर्स हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर करना, लोगों को मोटिवेट करना और जमीन तक लेकर के जाना, ट्रेंड करना पेरेंट्स को, टीचर्स को, सोसाइटी को, जिससे ये चीजें जमीन तक जा सके। छोटी मोटी कमियां तो सोसाइटी अपने आप ठीक कर लेगी। तो आपको क्षमा चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, नथिंग इम्पॉसिबल, और आप आगे बढ़िए, चीजें सक्सेसफुल होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस्टर अनुराग। Dr. Mohan Sharma ji, would you compete? Can go to the other I one? will. I have few points and okay. So we will. I was in the middle. Yeah. We wish to thank Anurag Tripathi ji, and I wish to share with all of you that I am associated with a group which has 27 schools in 5 states. And we have already taken up head-on with this policy, and we have started percolating down to the level of teachers so that it is well understood and it is being well, you see, followed by one and all. I'll complete my talk in just another 5 minutes I'll take. I was in the middle. So I was talking about, you know, what Anurag ji said. You see, the dismantling of borders of streams, to academicians, it may look very, very important. To me, something looks very important is that there is nothing called post-scholastic or scholastic. You see, children with different abilities will also get chance to be a part of the entire, you know, scholastic forum. So, you know, whether he can take chemistry, physics or Hindi is important. Whether he can take now physical education, whether he can take now a music is very important, which is not only important. Since I started my evening as a PRT in one of the schools, and it's been almost 45 years, these areas were considered to be out of the curriculum. Now they've formed, yesterday we heard respected Narendra Modi ji speaking on Fit India. It's the first time the country's president, prime minister is leading from the front as far as the fitness is concerned. So and another thing which I thought I must share is, teachers will always remain in the centrality of learning. There is no replacement to the teacher, but it is going to be very challenging task with the teachers. They have done very well. They have been doing very quickly. They have switched over to online teaching, but there is a huge challenge lies before them. That is, you know, अनुराग जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अब तक हम सिर्फ केवल ज्ञान तक सीमित थे। अब ज्ञान से कौशल की ओर जो यात्रा है हमारी एज ए शिक्षक, वो एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे जो बीएड कॉलेजेस हैं उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि टीचर्स नॉट वेरी वेल वर्स्ड with regard to the, you see, the teaching strategies. So far, the stress has been on lower order thinking. Now that the competency-based education which has come in is demanding our focus on the higher order thinking, so that children can
critically think, they can creatively think, and they can, more importantly, they can evaluate themselves. Because now when we talk about this 360-degree evaluation, the progress card, which will, sorry. Sorry, Mr. Sharma. Yeah. Can we summarize in the next 60 seconds? Yeah. Because we are running much ahead of time. Absolutely. Thank you so much. I do appreciate that. I'm sorry. And you see, the important is that we'll have to teach our children to learn to evaluate themselves, because now they are going to be a part of this 360-degree evaluation, which is going to be a part of this NEP. The assessment scheme is dependent on them. So, but we assure as a teaching community that we will be able to deliver to all that. Teachers are known to be adaptable, and on behalf of the teaching fraternity, I think I assure Anurag Tripathi ji that our teachers will be able to do it, and we are definitely going to implement this. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. That's a good point. Yes, Mr. Anurag. No, thank you, sir. Thank you. Thank you. I thought you did. Thank you so much. Thank you. Yes, now may I request Dr. Amrita Vora to share her versions, her points of what she feels about any National Education Policy 2020. Thank you, Mr. Arun, and Dr. Sharma, Dr. Nishchal, and Tripathi ji. I think इतना कुछ कहा जा चुका है पॉलिसी के बारे में अभी तक इस डिस्कशन में कि कुछ खास बचा नहीं है. The one thing that I want to really emphasize on, being the largest global, education player in K-12 education, and with schools spread across the globe, and some presence in India as well. जो अच्छी चीज है, when I read the policy for the first time, and last year when I was also looking at the draft and the discussions and so on that was ongoing last year, it is music to my ears as an educator. It raises all the right questions. It takes care of all the important aspects. As an educator who's been training teachers since years and years now in India, all across this country, traveling and training teachers, the one thing that I've been repeating over and again is the PISA report, the Timson PISA report, and where we stand and why it is so important to bring about this real revolution in the way we think about education. Thankfully, I'm happy to share that in most, I'm not saying my school, but in most of the progressive schools in India, there are quite a few, though very few, but there are, wherein we are already implementing most of these ideas that have been put into the policy. For example, we already do have this 360-degree report card. It has been quite challenging to convince parents, क्योंकि एक system है, when its higher education system is geared and it needs a certain thing from K-12, it sort of limits, everything trickles down from the top. Right? So that we've been competing with. But till grade 8, nothing was stopping us if you were a CBSE school. In fact, with the CCE, CBSE tried to encourage a lot of these things. Unfortunate it is that due to, I think, lots and lots of factors, well, it didn't work out. But we have to ensure that now it does. Now this whole focus on competency-based learning, it really works out. And I think children are welcoming it. Teachers are welcoming it. What I see as the crux in the policy is learning how to learn. That has been put on the very first page. And learning how to learn, we're not here to teach children content anymore. It's available at the click of a button. Every generation is smarter than the previous one. Our children are certainly smarter than us. And they're in a world which is very, very different. Learning happens only when the child has this free space, right? So this policy does, in a way, make us as educators think of that free space and to build that passionate engagement wherein the child feels free to explore and learn and experiment and then get all the right experiences that ultimately lead to the right learning outcomes that we are looking at. The way we look at assessment is completely different. It needs to be, of course, it has to be continuous.
There needs to be a lot of self-evaluation, peer evaluation built into the system. Yeah, can I, another 30 seconds, ma'am? I'm anyway closing in 30 seconds. What is very, very key is the importance of building a growth mindset. When children start thinking of learning as something that they want to do because they enjoy doing it, because they want to do it, they take ownership of that entire process. We have to give that away to the children, not to people. People are not doing it for them. People are not, we adults or anybody else as parents or teachers are not here to judge them. Children are doing their learning because they want to grow and build a life for themselves. So that ownership needs to go into the hands of the child. It does need to genuinely become student-centric. When it happens, learning happens. Real learning, as we Absolutely. say. Very Right? well said. So that's, and the mindset of growth happens. We accept failures. We know to learn from failures. And that's what is needed. And that's what the policy is to me. The last but not the least, no school is better than its teachers. The more we learn to respect teachers, that's another very key thing that the policy does point out. That respect has gone away somehow. It needs to be brought back in the system. If we are able to bring that back, I think the battle will be won. So thank Absolutely. you. So well said. I would like to take the last point that you said. If that is honed in correctly, our society is going to galvanize into becoming one of the best in the world. Now, coming back, I think Dr. Sudha Acharya, yes, would you like to say something more, what you have already done? Then I can summarize it for everyone so that people can ask questions if they have. Can I do that? Because they've already you spoken. can summarize. I have already spoken in detail about NEP and all. I would like to ask Aman if there's anyone else who would like to say a few words on national education policy. Otherwise, I can summarize it here. Thank you. Mr. Patiji wants to say something. Acha, please. Please, Mr. Anurag. थैंक यू अमृता जी. मैं आपकी सिर्फ एक बात पे कमेंट करूंगा. जी सर. आपने एक बहुत अच्छी चीज कही कि जो रेस्पेक्ट है टीचर्स की, जो रेस्पेक्ट है लोगों की, वो वापस आनी चाहिए. रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिसके लिए किसी सैलरी की, किसी पैसे की जरूरत. मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, शायद हम लोगों ने बच्चों को रेस्पेक्ट करना बहुत कम कर दिया. ये तभी वापस आएगा जब हम बच्चों को रेस्पेक्ट. Absolutely. Well done. बच्चों को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. हम उनकी सुनते नहीं है, हम समझते नहीं है, हम पेशेंस नहीं रखते, हम उनको डांटते हैं, हम उनको कंपेयर करते हैं, हम उनको डिमोटिवेट करते हैं. हमें पता है कि कोई भी दूसरा पहले जैसा नहीं है. ये नेचर की यूनिकनेस है. दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति समान आज तक नहीं हुआ है. दिस इज द यूनिकनेस. आप सोचो कि लता मंगेशकर तेंदुलकर नहीं बन सकती थी, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम कंपेयर करते हैं. हम कहते हैं कि तुम सबको नंबर 1 आना है. कहां से सारे नंबर 1 आ जाएंगे? नहीं हो पाएगा. हम कहते हैं ना, सबको टॉप करना है, सबको नंबर 1 आना है, सबको 100 में 100 ले आना है, सबको IIT निकालनी है. नॉट पॉसिबल. हमें कहना चाहिए तुम जैसे हो अपना 100% अचीव करो. तो बच्चों के रेस्पेक्ट कम हो गई है. एज ए पेरेंट भी हमने कम कर दी है, एज ए टीचर भी हमने कम कर दी है. मेरे 2 बच्चे हैं. मैं अपने दोनों बच्चों से, मैं एक छोटा सा एक दिन आर्टिकल लिख रहा था टीचर्स पर, तो मैंने अपने छोटे बेटे से पूछा और मुझे बहुत देर लगी दोनों से समझने में, क्योंकि उस पूरे आर्टिकल में सबसे ज्यादा बच्चे बताए. हमने अपने बच्चों से पूछा कि सबसे अच्छी चीज एक टीचर में क्या लगती है. याद करो अपनी पिछली 20 वर्ष 15 वर्ष की जिंदगी को, सबसे अच्छी चीज एक टीचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो? मालूम है मेरे दोनों बच्चों ने क्या बोला? टीचर सबसे अच्छी मुझे वो लगी जो मुझे इंस्पायर करती थी. वन थिंग जो इंस्पायर करती थी, मोटिवेट करती थी, चील बढ़ाती थी. तो हमने अपने बच्चों के रेस्पेक्ट कम कर दी, वो भी वापस ले आना है. वो शुरुआत हमें खुद करनी होगी. रेस्पेक्ट अपने आप आ जाएगी. जिन घरों में बच्चों को रेस्पेक्ट की जाती है ना, वो माँ बाप को भी रेस्पेक्ट करते हैं. लेकिन जिन घरों में बच्चों को रेस्पेक्ट नहीं करते ना, वहां फिर हम ट्राई करते हैं. थैंक यू मैम. सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी. ड्यूरिंग दिस कोविड-19 बट
टीचर्स की जो रोल रही, हम लोग पेरेंट्स की भी रोल अदा कर रहे हैं एंड टीचर्स की भी, एंड बच्चे घरों के अंदर इतनी लो फील कर रहे हैं, हम लोग खाली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बात भी कर रहे हैं, इनफॉर्मल उनकी मेंटल हेल्थ की भी ख्याल रख रहे हैं. सो ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम टीचर्स हैव कम आउट विद कोरोना वॉरियर्स आल्सो, एंड बच्चे इस टाइम में हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि टीचर एक फ्रेंड की तरह हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमें कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है. सो ये टाइम हमें बहुत मौका दिया कि हम बच्चों के नजदीक जाएं. सुधा मैम सिर्फ मिस नहीं कर रहे हैं, बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं. पहली बार उनको लग रहा है कि स्कूल महत्वपूर्ण है. अभी तक आप जबरदस्ती भेज देते थे. दे आर मिसिंग. मेरा बेटा कह रहा है कि अगर कोई नहीं आएगा तो भी मैं खाली बेंच पे बैठा रहूंगा जाके. सर बच्चे बोल रहे हैं कि मोबाइल में स्कूल को घुमा के दिखा दीजिए कैसे दिख रहा है. Can I summarize now? Yeah. Actually, this is a very beautiful discussion, very engrossing, very interactive, and some didactic statements also came in between. सबको हम ये समझ रहे हैं कि ये नया एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बहुत सारे विस्तारित रूप से जो प्रॉब्लम्स थी पहले, जो कि इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, जो कि उसको सामने लाने की प्रॉब्लम, सारे को उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उसको विस्तारित से डिस्क्राइब किया है, और सबके लिए क्या 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 रोल है वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड हो गई है, क्योंकि वो स्ट्रेस है ऑन कॉम्पिटेंसी. हाउ डू यू ट्रांसफर whatever you learn or teach to the ground, and that is actually skill implementation. So that's a beautiful way that this national education policy aims itself to achieve, skilling India and making Indian children more educated, including in its higher education field. The opportunity that a child now gets by having a chance to select subjects in combinations which were earlier considered to be invariant, जो कि oppose करते थे अपने आप को, आजकल वो ले सकते हैं. तो सोचिए बच्चे का इंडिपेंडेंस कितना है. और सबसे बड़ी चीज है जो कि पॉलिसी से थोड़ा अलग हटके मिस्टर अनुराग ने बताया कि हम लोग बच्चों को थोड़ा रिस्पेक्ट दें. ये वाला, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जब आ जाता है, टीचर का रोल इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, दे बिकम इंसेपरेबल टू अ सिस्टम. सो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए द फर्स्ट रोल इज दैट ऑफ द टीचर फॉर श्योर, बट सेकंड is the student, the child, and third are the parents. And society must provide a supporting kind of a stance to do that. ये summary मुझे जो after talking to all of you and all the distinguished panelists, and of course our most distinguished Mr. Anurag, I feel this is what has come out, that everyone accepts the policy as a positive document, and let us now move from a policy to implementation. From a policy to structuring and implementation, from policy to accepting and seeing how it can be spread out to achieve the larger goal. Thank you very much for everyone to participate. It's been a privilege to be a moderator with such eminent and distinguished scholars and people here, personalities here. I have learned a lot. Thank you very much. Thank you very much again. Thank you. Thank you. Thank you, Aman, for Thank giving you, me this Anurag. opportunity. Thank you. Thank you very much.